अस्सलाम वालेकुम। अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर लेक्चर हम पहले उसका कोर्स कंटेंट पढ़ लेते हैं कि आप लोगों ने इस सब्जेक्ट में क्या क्या स्टडी करना है। ठीक है। अब फॉर्मल मेथड को पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। सही। वो हमारे पास हम आप लोग क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टडी कर रहे हो, उसमें फिर आप जब सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो तो उसके लिए आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, SDLC। इसको आपने पढ़ लिया है डिटेल में कि SDLC हमारे पास क्या होते हैं, मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपकी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, जो आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ लिया है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह से आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो, किस तरह से रिक्वायरमेंट्स को फेच आउट करते हो, किस तरह से आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, और उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन बनती है SRS। तो उस सब चीज़ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। एंड थर्ड चीज़ आपके पास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि उसमें आप लोगों ने तो टेबल्स के बारे में स्टडी किया था, एंड के बारे में स्टडी किया था, इफ़ के बारे में, और के बारे में। उसमें आप लोगों ने उसमें वो स्टडी किए थे कम्युनिकेटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो वो सब चीज़ें जो है हम कहाँ यूज़ करेंगे, फॉर्मल मेथड्स में यूज़ करेंगे। तो ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बाद आपकी जो है आप फॉर्मल मेथड्स को आराम से स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग को इस सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या क्या पता होगा कि आपके पास प्री कंडीशंस क्या होती हैं, पोस्ट कंडीशंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम प्री कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं, पोस्ट कंडीशंस को क्या किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से मॉडल्स हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन मेथड पढ़ेंगे, बाय कंडीशनल मेथड पढ़ेंगे, गोल्डन रूल पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशन प्रॉपर्टीज़, हुरिक्स लॉजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करके उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये होता क्या है। और इसमें जो हम लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो है जी लैंग्वेज। और अगर टाइम हुआ तो OCL लैंग्वेज को भी स्टडी कर लेंगे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आपका जो कोर्स कंटेंट में है वो जेड लैंग्वेज के बारे में। ठीक है। तो ये सारा आपका कोर्स कंटेंट है जिसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फॉर्मल मेथड, कि फॉर्मल मेथड आपके पास है क्या चीज़। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर थोड़ा सा जनरल स्टडी कर लेते हैं कि आजकल आप देखो तो आपकी सोसाइटी जो है वो फुल ऑफ क्या है, सॉफ्टवेयर है, फुल ऑफ सॉफ्टवेयर है। आप लोग के चाहे घर से बाहर निकलेंगे, घर में ही देख लें तो आपके पास जगह जगह डिफरेंट IT टूल्स मिलेंगे, जैसे कि आप लोग के लैपटॉप आपके पास होगा, मोबाइल होगा, टीवी लगा होगा। किचन में भी जाएं तो आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल रहे होंगे, जैसे ओवन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हो गई। डिफरेंट चीज़ क्या होगी, वो स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो वो टोटली आपके क्या डिजिटल इन्वायरमेंट पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर्स हों वो यूज़र फ्रेंडली हो, ताकि यूज़र्स जो है वो उनको आराम से यूज़ कर सके। यूज़र फ्रेंडली के साथ ही साथ वो क्या हो, आपके पास क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर हो। तो जैसे क्वालिटी की बात आती है तो आप लोगों को याद हो, हमने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था कि हम SDLC का पॉइंट उठाते हैं कि अगर आप लोग ने सॉफ्टवेयर विद द हेल्प ऑफ SDLC बनाया है तो ऑटोमेटिकली वो हम कहते हैं कि इट इज़ अबाउट क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो SDLC आपके पास क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये एक ऐसा लाइफ साइकिल, एक ऐसा स्टेप्स है जिसको फॉलो करके आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो। अगर किसी यूज़र ने इस SDLC को फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली इसकी जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी अहमियत ज़्यादा होगी, क्योंकि हर एक को पता है इसने SDLC फॉलो किया, उसके जितने भी स्टेप्स थे, चाहे रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के जो स्टेप्स थे, कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स थे, वहाँ के जो एरर फाइंड आउट करने के स्टेप्स थे, वो ईच एंड एवरीथिंग उसने फॉलो किए हैं। लेकिन जिस बंदे ने सॉफ्टवेयर विदाउट यूजिंग SDLC बनाया है तो उसकी अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है। तो आप लोग जब कभी भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करो तो आप लोगों को लाजमी है कि ये SDLC फॉलो करें। सही। अब SDLC के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहला स्टेप क्या है आपके पास, कि आप रिक्वायरमेंट्स को क्या कहते हैं, गैदर। ठीक है। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद आपके पास क्या आ जाता है, डिज़ाइन। उसके बाद आपके पास आ जाती है कोडिंग या इम्प्लीमेंटेशन। फिर आपके पास आती है टेस्टिंग, और फिर आपके पास आता है यहाँ पे मेंटेनेंस। सही। तो ये हमने सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन में भी पढ़ा था कि ये हमारे पास SDLC के स्टेप्स है। लेकिन अगर हमने इसको जब डिटेल में स्टडी किया था तो वो क्या था हमारे पास, कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद आपके पास क्या आता है, स्टेप स्पेसिफिकेशन का। स्पेसिफिकेशन के बाद आपके पास क्या आता है, स्टेप हाई लेवल डिज़ाइन का।
हाई लेवल डिज़ाइन के बाद आपके पास क्या आता है, कंस्ट्रक्शन का स्टेप। कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास क्या आता है, लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन, फिर लो लेवल डिज़ाइन के बाद आपके पास कोडिंग आ जाती है। कोडिंग के बाद फिर आपके पास टेस्टिंग आती है। फिर टेस्टिंग में भी हमने उसके स्टेप्स पढ़े थे। आपके पास क्या था, यूनिट टेस्टिंग थी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग थी। उसके बाद आगे मेंटेनेंस। तो मींस एसडीएलसी के टोटल आपके पास कुछ 8-9 स्टेप्स है जिनको आप फॉलो करते हो तो आपके पास एक क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। तो अब इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का जो सब्जेक्ट है वो डिटेल में स्टडी कर लिया है कि रिक्वायरमेंट्स आप लोग कैसे गैदर करते हो, किस तरीके से आप जो है एक एसआरएस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स गैदर कर ली है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपके पास क्या आता है, स्पेसिफिकेशन, जिसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मल मेथड। ठीक है, तो आप लोगों की जैसे ही रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई या आप लोगों ने फॉर एग्जांपल इंप्लीमेंटेशन मॉडल यूज़ किया है और वहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 10 रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लिए, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा कि उन 10 रिक्वायरमेंट्स के ऊपर आप क्या करोगे, स्पेसिफिकेशन का स्टेप अप्लाई करोगे। तो फॉर्मल मेथड आपके पास अब है क्या चीज़, इसको आप डिटेल में स्टडी करते हैं कि फॉर्मल मेथड क्या। अगर फॉर्मल मेथड की बात करें तो फॉर्मल मेथड क्या है कि आप लोग क्या करते हो, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आपने क्या किया, स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई एज अ सेंस कि आप लोग रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके कहते हो कि ये रिक्वायरमेंट्स आपने एक्सेप्ट कर ली हैं और ये रिक्वायरमेंट्स आपने रिजेक्ट कर ली हैं। तो जो रिक्वायरमेंट्स आपने एक्सेप्ट किए हैं या जो रिक्वायरमेंट्स आपने रिजेक्ट किए हैं, विद द हेल्प ऑफ सम प्रूफ आप कहते हो कि ये मैंने इस वजह से एक्सेप्ट किया, मैंने इस वजह से रिजेक्ट किया। तो वो सारे स्टेप्स कहाँ हो रहे होते हैं, वो फॉर्मल मेथड में हो रहे होते हैं। सही। तो फॉर्मल मेथड की डेफिनेशन भी क्या है कि ये हमारे पास एक मैथमेटिकली बेस्ड टेक्निक है या टूल है। ठीक है, जो क्या करती है, आपकी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करती है, डिज़ाइन करती है एंड वेरीफाई करती है फॉर योर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एंड हार्डवेयर। ठीक है, फॉर आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, आपने उस रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टडी कर दिया फॉर्मल मेथड की टीम ने। ठीक है, कि आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स है, आपने उसको स्टडी कर दिया। अब उस स्टडी करने के बाद आप उसको क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो। तो दिस स्पेसिफिकेशन स्टेप इज व्हाट योर फॉर्मल मेथड। अब देखिए समटाइम्स होता है कि आप लोग जब थ्योरेटिकल कुछ काम लिखते हो ना, तो थ्योरेटिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं आप कहते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, लेकिन जब वो डिज़ाइनर के पास जाती हैं, हाई लेवल डिज़ाइनर के पास जाती हैं, तो वो कहता है कि यहाँ पे इस रिक्वायरमेंट में ये मसले हो सकते हैं, या इस रिक्वायरमेंट में आपके पास लॉजिकल एरर है, या इस रिक्वायरमेंट का जो है आर्किटेक्चर प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं हो सकता। तो वो दोबारा आपकी रिक्वायरमेंट टीम से डिस्कस करता है, फिर वो रिक्वायरमेंट टीम आपकी यूज़र से डिस्कस करती है। तो वो क्या हुआ कि आपके पास एरर्स आए और फिर आपकी डिज़ाइनर ने इसको पिक आउट किया, फिर रिक्वायरमेंट टीम ने उसको देखा, फिर उसके बाद यूज़र से डिस्कस किया। तो ये क्या हुआ, आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, टाइम का वेस्टेज हुआ। जैस तो इसके लिए हमने क्या किया, फॉर्मल मेथड यूज़ किया कि जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट्स पता चल गई, तो रिक्वायरमेंट्स को आपने क्या किया, स्टडी किया और फिर इसको स्पेसिफाई किया कि वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी कि ये रिक्वायरमेंट में लॉजिकल एरर है, ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई है, या इस रिक्वायरमेंट में आपने ये चीज़ें मिस की हैं, तो वो यहीं पे हमें पता चल जाए, ताकि यहाँ पे प्रॉपर जो कंफर्म रिक्वायरमेंट्स हैं, कंफर्म रिक्वायरमेंट्स, वो फिर जो है हाई लेवल डिज़ाइनर के पास सेंड कर दी जाए, ताकि वो हाई लेवल डिज़ाइनर इसका प्रॉपर जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर सके। सही। तो जो फॉर्मल मेथड्स है, इसको हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास क्या मैथमेटिकली टूल है या आपकी कोई टेक्निक्स है, किस लिए, फॉर स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन एंड वेरिफिकेशन। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इन फॉर्मल मेथड। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकेशंस करते हैं, डिज़ाइन, डिज़ाइन मीन्स यहाँ पे इनका रिफाइनमेंट का है, एंड हम क्या करते हैं, वेरीफाई। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि फॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकेशन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, फिर स्पेसिफाई करने के बाद रिफाइंड मीन्स या डिज़ाइन मीन्स क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स किया है कि ये रिक्वायरमेंट्स में ये एरर्स थे या आपने इसको स्पेसिफाई किया है, तो हो सकता है कि आपकी जो टीम थी फॉर्मल मेथड की, उसकी स्पेसिफिकेशन में कोई मसला हो। तो ये रिफाइन और डिज़ाइन स्टेप जो है वो उन स्पेसिफिकेशन को एक दफ़ा रिफंड रीचेक कर रही है कि कोई प्रॉब्लम तो आपसे नहीं रहेगी। उसके बाद फिर वेरिफिकेशन होती है, जो आप लोगों की हाई लेवल डिज़ाइनर को सेंड कर दिया जाता है, फिर वहाँ से फिर आपकी कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स को, फिर लो लेवल डिज़ाइनर्स को, फिर उस पे कोड किया जाता है। तो फिर कोडिंग के ऊपर उसको जब चेक किया जाता है, तो वो आपके पास क्या हो रही होती है, वेरिफिकेशन हो रही होती है फॉर्मल मेथड की स्पेसिफिकेशंस के लिए। ठीक।
इसके गोल्स क्या हैं? वही इंपॉर्टेंट गोल्स है कि जैसे ही आपको रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई हैं, ठीक है, जैसे ही रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई हैं इसी स्टेप पे ही आपको पता चल गया कि आपके पास कौन कौन से एरर्स थे। इंस्टेड कि वो आगे जाए डिज़ाइनर्स के पास, फिर टेस्टर्स के पास जाए, तो तब वहाँ पे जाके आपको पता चले कि ये रिक्वायरमेंट ही गलत है, ये रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। तो इन सब प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए आपको स्टार्ट में ही रिक्वायरमेंट्स के स्टेप के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये एरर है, विद द हेल्प ऑफ वर्ड स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग की टीम है वो उसके लिए बना रही है। फॉर एग्जांपल, आप लोग की रिक्वायरमेंट्स की टीम है, वो आपके लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग है, वेबसाइट के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्ट होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास पेमेंट का ऑप्शन होना चाहिए, ऐड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन होना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई, रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब फॉर एग्जांपल उनकी एक और रिक्वायरमेंट्स है कि डॉक्टर की भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर की भी इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे देख लें कि इस पूरे वेबसाइट के लिए डॉक्टर की इंफॉर्मेशन के होने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोगों से ये रिक्वायरमेंट्स डल गई हो, फिर ये रिक्वायरमेंट्स जाएगी हाई लेवल डिज़ाइनर्स के पास, वो उसके लिए क्रिएट कर देंगे, लो लेवल डिज़ाइनर्स, कंस्ट्रक्शन टीम मेंबर्स, फिर टेस्टर्स के पास जाके उनको पता चलेगा कि ये जो मॉड्यूल आपने बनाया तो फालतू का बनाया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। हो सकता है यहाँ पे आपने डिफरेंट डिपेंडेंसीज क्रिएट कर दी हो, क्लासेस क्रिएट कर दी हो, तो फिर उसको डिलीट करना, उस पर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जब जैसे ही आपने रिक्वायरमेंट्स को गैदर किया और इसी स्टेप पे ही आपको या इस स्टेप के बाद ही आपको फ़ौरन पता चल गया कि ये रिक्वायरमेंट्स आपकी करेक्ट हैं और ये रिक्वायरमेंट्स आपकी गलत हैं, ये रिमूव होनी चाहिए। तो यहीं पे आपके क्या है, एनालाइज हो गए और आपके जो है एरर्स क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो ये आपको सबसे बड़ी हेल्प करी। तो बेसिकली फॉर्मर मेथड क्या है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग है उसमें जो जो एरर्स हैं, जो जो स्टेप्स आपसे रह गए हैं रिक्वायरमेंट्स गैदर करने वक्त, वो आपको यहाँ पे एनालाइज करके इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट योर फॉर्मल मेथड, दैट इज़ योर, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास है दूसरी की, यहाँ पे जो फॉर्मल मेथड की जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होती है, ठीक है, वो एज अ काइंड ऑफ परमिट शो करती है। परमिट मीन्स कि एज अ लाइसेंस, एज अ एश्योरेंस शो कर रही होती है कि जो आपने रिक्वायरमेंट्स गैदर की हैं ये प्रॉपर है, इसमें अब कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों ने फॉर्म इस पे टेक्निक सप्लाई करने के बाद डिफाइन कर दिया है, वेरीफाई कर दिया कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपर काम कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो थी, ये जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वालों ने फाइंड कर दी और फॉर्मर मेथड की टीम ने कह दिया कि इसमें जो ये रिक्वायरमेंट है इसको रिजेक्ट कर दें क्योंकि ये इधर की काम की नहीं है। तो ये हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया कि आपकी जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये तीन जो है कंपोनेंट्स आपने उस पर काम करना है। तो दैट इज़ व्हाट योर फॉर्मल मेथड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी एज अ इंश्योरेंस काम करेगी। वो इंश्योर करेगी कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट है, ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रॉपर है, इनमें कोई अब एरर्स नहीं है। बेनिफिट्स में भी ये है कि अगेन आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको डिटेल में स्टडी कर लिया जाता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं थी। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता है कि आपकी जब रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो आप उसको स्पेसिफाई करते हो। स्पेसिफाई इज दैट सेंस कि अगर आप लोगों ने अभी जो एसआरएस क्रिएट किया होगा पिछले सेमेस्टर में, तो उसमें देखा होगा कि आपकी दो दो तीन तीन लाइन का या समटाइम्स 5 to 6 लाइन्स की रिक्वायरमेंट्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो वो उसको क्या करता है कि उन 5 to 6 लाइन्स को स्टडी करके एक छोटी सी एक डायरेक्ट स्टेटमेंट क्रिएट कर देता है कि इस पूरी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आपने की रिक्वायरमेंट जो है वो ये होनी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट योर स्पेसिफिकेशन, कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। सही। बेनिफिट का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो आपको पहला बेनिफिट तो वो यही देता है कि वो आपकी जो पूरी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको अगेन स्टडी कर देता है। स्टडी करने के बाद वो जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको एक लाइन में या एक दो तीन वर्ड्स में वो रिप्रेजेंट कर देता है कि इन पूरी रिक्वायरमेंट्स का मीन ये है। ठीक है, कोडिंग वेरिफिकेशन का मीन्स यहाँ पे ये, कोडिंग वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये क्या यूज़ करते हैं, फ्लो ग्राफ्स। जैसे आपके पास क्या हो गया, रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, ठीक है, ये आपका जो ये वाला स्टेप था, रिक्वायरमेंट्स गैदर हो गई, फिर इसी के ऊपर ही आपने क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, स्पेसिफाई करने के बाद आपके पास क्या हुआ, हाई लेवल डिज़ाइन बना। हाई लेवल डिज़ाइन के बाद आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन के बाद आपके पास लो लेवल डिज़ाइन हुआ और फिर आपकी कोडिंग।
तो कोडिंग के बाद आप लोग क्या करते हो, टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के फेज में क्या होता है, आप यहाँ पे फॉर्मल मेथड यूज करते हो, उसको वेरीफाई करते हो कि जो आपने ये कोड क्रिएट किया है, इज इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, इज इट अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन और नॉट। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, जो कोड होता है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। कोड आपका वेरीफाई हो गया कि आपने जो कोडिंग की है वो इन्हीं के ऊपर की है, कार्ड के लिए की है, पेमेंट के लिए की है, प्रोडक्ट्स के लिए की है कि नहीं। अगर आप लोग को याद हो तो प्रीवियस सेमेस्टर में हमने पढ़ा भी था कि व्हाट इज़ वेरिफिकेशन, व्हाट इज़ वैलिडेशन। वेरिफिकेशन वो होती है कि आपने जो प्रोडक्ट्स पे काम किया है, आपने जो कंपोनेंट्स पे काम किया, इज इट अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर और नॉट। ठीक है, तो वो क्या है, वेरिफिकेशन। जैसे कि यही ले लें एग्जांपल कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्या कार्ट है, पेमेंट एंड ऐड प्रोडक्ट्स है, और फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर इन्फॉर्मेशन है। तो जो एड कार्ड पेमेंट और एड प्रोडक्ट्स है, ये वेरीफाई कर रहा है कि ये आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। लेकिन अगर मैंने वो डॉक्टर इन्फॉर्मेशन भी डाल दी थी तो वो हमें पे पता था कि नहीं, ये हमने गलत बनाया है, इट इज़ नॉट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन क्या होती है कि जो आप लोगों ने काम किया आप उसको चेक करते हो कि क्या ये अकॉर्डिंग टू योर सॉफ्टवेयर है कि नहीं। और वैलिडेशन वो होता है कि वो चेक करता है कि क्या ये आपकी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है कि नहीं। सही। तो पहला क्या बेनिफिट तो हुआ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो उसको डिटेल में स्टडी कर देता है। डिटेल में स्टडी करने के बाद वो उसको क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन सी इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है वो, मतलब 2-3 लाइनों के जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसको एक डायरेक्ट स्टेटमेंट में उसको प्रिसाइज कर देता है, उसकी स्पेसिफाई कर देता है। फिर आप जो आगे जाके कोड करते हैं तो वो उसको वेरीफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लो ग्राफ्स। जो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कि फ्लो ग्राफ्स हम किस तरह से करते हैं। फ्यूचर प्लानिंग में यही हो गया कि आपकी जो एरर्स जो आप स्टार्ट में ही उसको रिमूव कर देते, तो स्टार्ट में ही आपको जो एरर्स हैंडलिंग थी वो स्टार्ट में हो गई, डिटेक्शंस के भी मसले हल हो गए, तो आगे जाके नेक्स्ट स्टेप में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एरर्स थे, तो यहीं पे आप जो एरर्स आगे फ्यूचर में आएंगे भी तो उनके लिए भी आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड होगे, उसके लिए भी आपने सारे स्टेप्स डिक्लेयर किए होंगे कि किस तरह से आप एरर्स को रिमूव करोगे। सही। उसके बाद आप लोग उसको एक अच्छा सा रिलायबल सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकोगे, सिक्योर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकोगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मेथड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जितनी भी एम्बिग्यूटीज होती है, इनकन्सिस्टेंसी और इनकम्प्लीटनेस, वो सब चीज़ें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मेथड आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप दोबारा अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी कर रहे हो। तो आपको पता चला है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट 1 है, रिक्वायरमेंट 2 है, रिक्वायरमेंट 3, रिक्वायरमेंट 4 एंड रिक्वायरमेंट 5। टोटल आपकी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। सही। तो इसमें हो सकता है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट 1 एंड रिक्वायरमेंट 4 जो है वो एक दूसरे पर टोटली डिपेंड कर रही है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट की टीम थी, रिक्वायरमेंट की जो टीम मेंबर थे उन्होंने यहाँ पे डिपेंडेंसी शो नहीं की। ठीक है, तो जो फॉर्मल मेथड की टीम होगी जब वो उसको स्टडी कर रही होगी तो वो यहाँ पे इस चीज़ को पॉइंट आउट कर देगी कि आपने यहाँ पे उनकी डिपेंडेंसी शो नहीं की। तो यहाँ पे ये हमें क्या होगा कि जितनी भी इनकन्सिस्टेंसी थी, जितनी भी कन्फ्यूजन थी और जितनी ये इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या हो गई, वो कंप्लीट हो गई, उनमें कंसिस्टेंसी आ गई और उनमें जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो फॉर्मल मेथड का याद रखें कि फॉर्मल मेथड क्या करती है, 3 चीज़ों पे काम करती है। आपकी रिक्वायरमेंट्स को वो क्या करती है, स्पेसिफाई करती है, उसको वो रिफाइन करती है और उनको क्या करती है, वेरीफाई करती है। और विद द हेल्प ऑफ दिस वो आपको क्या प्रोवाइड करती है कि उसमें कोई भी अनएम्बिग्यूटीज हो जाए, उनमें कंसिस्टेंसी से आपको प्रोवाइड कर ले और आपको एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कर दे। दैट इज़ व्हाट योर फॉर्मल मेथड, ये आपको ये बेनिफिट्स देती है। साथ ही अब ये जो है ना फॉर्मल मेथड का क्या फ़ायदा आपको एक और ये है कि जो एसडीएलसी के स्टेप आप लोग स्टेप्स करते हो, जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हो, आप नेक्स्ट फेज में आ गए। ठीक है, फॉर्मल मेथड की टीम में आ गए, फिर वहाँ से आपके आगे नेक्स्ट स्टेप में आ गए। ठीक है, तो आप जब हाई लेवल डिज़ाइन पे हो तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप हाई लेवल डिज़ाइनिंग का काम करोगे। लेकिन फॉर्मल मेथड का फ़ायदा ये कि जब वो अगर फॉर्मल मेथड का स्टेप हो भी गया है तो उसके अलावा भी जब आप हाई लेवल डिज़ाइन पे गए तो फॉर्मल मेथड की टीम वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है। अगर आपकी टीम
लो लेवल डिज़ाइनर से कम्युनिकेट करना चाहती है तो वो उससे भी कर सकती है। आपकी टीम जो है वो टेस्टर से भी कम्युनिकेट कर सकती है। तो जो फॉर्मल मेथड की टीम है वो ईच एंड एवरी मेंबर्स के साथ क्या है ईज़िली कम्युनिकेट करती है, ठीक है? क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट्स के बारे में अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उन्होंने उनको स्पेसिफाई किया, उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट किया, कुछ रिक्वायरमेंट्स को रिजेक्ट किया, या उन्होंने कहा कि ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं थी, तो उनको अब फुल फ्लेज इन्फॉर्मेशन है। तो इसलिए वो फिर क्या है वो ईच मेंबर्स के साथ जो है वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सही। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिकेशन आपके पास एक अच्छा सा और क्वालिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एट द एंड आपको मिलता है, ठीक है? साथ ही साथ आपको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो सिस्टम लेवल की है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपकी सब सिस्टम की है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स आपकी कंपोनेंट्स की है। तो वो आप आराम से उसको क्या कर सकते हो, ट्रेसेबल कर सकते हो, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के टाइम पे आपको खुद अभी आप लोगों ने एसआरएस स्टडी किया होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आपने जस्ट जो रिक्वायरमेंट्स आ रही थी आपके प्रोजेक्ट की, आपने बस उसको स्टेप बाय स्टेप लिख के उसको एक प्रॉपर एक एसआरएस क्रिएट कर दिया होगा। तो वहाँ पे आपको नहीं पता चल रहा होगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स आप सिस्टम लेवल पे क्रिएट करोगे, कौन सी लेवल रिक्वायरमेंट्स आपकी कंपोनेंट्स लेवल की है या सब कंपोनेंट्स लेवल की है। तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मेथड आपको ये सब भी पता चल जाता है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो आप कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ करोगे। सही। नेक्स्ट है हमारे पास थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि आपके पास थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं। सही। सबसे पहला तो है टाइम का। जैसे आपने स्पेसिफाई किए रिक्वायरमेंट्स को, तो आप डिफाइन कर सकोगे कितने टाइम में आपका जो है पूरा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? हाउ मच टाइम विल इट टेक कि वो आपका फुली डेवलप प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्या, रिक्वायरमेंट एनालिस्ट। किया आपने रिक्वायरमेंट को एनालिस्ट करने के बाद ही बता दिया कि क्योंकि अभी यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ रिक्वायरमेंट्स गैदर हुई थी, और रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के बाद आपने फ़ौरन ही बता दिया कि आपके प्रोडक्ट को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा। सेकंड यही है कि वो यहाँ पे यही बता देगा एनालिस्ट के बाद कि आपके प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट लगेगी, आपको कितना बजट इसमें इस्तेमाल होगा। क्वालिटी का भी ये है कि विद इन टाइम एंड विद इन बजट अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो दैट इज़ व्हाट योर क्वालिटी, ठीक है? तो ये थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको परफॉर्मेंस मेथड हेल्प करती है। प्रॉपर्टीज़ में भी यही आगे कि जब आपने रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली गैदर कर लिया, प्रॉपर्टीज़ को रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली स्टडी कर दिया, तो वहाँ पे आपको डिफाइन हो जाती है कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं थी, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स में कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसका लॉजिकली प्रॉपर क्लियर नहीं है। तो वो सब चीज़ें आपको ये फॉर्मल मेथड प्रोवाइड करती है। फॉर्मल मेथड जो है वो काफ़ी एप्लीकेशंस पे यूज़ किया गया है। जिस जो आपके पास जो सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना, उन सॉफ्टवेयर्स में ये मोस्टली यूज़ किया जाता है, जैसे कि एयरप्लेन हो गया, रेडार हो गया, जहाँ पे आपको ये डर होता है कि ह्यूमन लॉस का ख़तरा होता है, तो वहाँ पे आप फॉर्मल मेथड को लाजमी यूज़ करते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव डेटा को भी पिक आउट कर देता है कि इसमें ये प्रॉब्लम्स है, आप इसको ठीक करें, ठीक है? तो ये जितने भी सेंसिटिव आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये जहाँ जहाँ यूज़ किया गया है, ये हमारे पास एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूके में जो है वहाँ यूज़ किया हुआ है। मेट्रो जो है पेरिस की, उसमें यूज़ किया गया है। CICS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है हमारे पास, उसमें इनको यूज़ किया। इसके भी डिफरेंट लैंग्वेजेस है, जी है हमारे पास, बी है, NVDM है। जी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे कि जी लैंग्वेज हमारे पास क्या है, ठीक है? लेकिन उससे पहले आपको पता हो कि फॉर्मल मेथड बेसिकली है क्या चीज़। तो फॉर्मल मेथड बेसिकली क्या है कि आपके पास जब रिक्वायरमेंट्स गैदर हो जाती है, रिक्वायरमेंट्स गैदर होके आ जाती हैं, तो आप उसको क्या करते हो, स्पेसिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ टूल, एनी काइंड ऑफ मेथड, फिर उसको रिफाइन करते हो कि जो आपने स्पेसिफाई कर दी है रिक्वायरमेंट्स को, कहीं उसमें आपसे तो कोई मिस्टेक नहीं रह गई, एंड एट द एंड आप उसको क्या करते हो, वेरीफाई करते हो। तो ये थ्री स्टेप्स है, आपको ये पता होनी चाहिए कि दैट इज़ व्हाट योर फॉर्मल मेथड। अब ये हमारे पास जो ये CICS ट्रांजेक्शन है, इसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा डिस्कस किया है। ये बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इन्होंने ली हुई है, और उस एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के साथ डिफरेंट सर्वर्स, डिफरेंट एप्लीकेशंस को कंबाइन किया है, ठीक है? जैसे कि ये एक ट्रांजेक्शन है, उसके साथ उन्होंने वेब सर्विसेज को भी लगाया हुआ है, बैंकिंग को भी, मैन्युफैक्चरिंग को, रिटेलर, जितनी भी मतलब उनकी सर्विसेज थी उन्होंने एक ही। अब बैंक वेब सर्विसेज है वो अपना लग सकते हैं, बैंकिंग वाले जैसे यहाँ पे होते हैं कि बैंक वालों का अपना ट्रांजैक्शन सिस्टम है, वेब सर्विसेज वालों का अपना ट्रांजैक्शन है, हर एक का अपना है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स का हो गया, उनका अपना है, एंड्रॉयड की हो गई उनकी अपनी है। तो इन्होंने क्या किया विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल मेथड, क्योंकि अब ये एक सेंसिटिव चीज़ बन गई कि आप एक सिस्टम को या एक मेथड को हर चीज़ के साथ क्या कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे एक छोटी सी भी गलती की छोटी भी गलती होगी तो वो हर एक चीज़ को क्या करेगी, डैमेज करेगी।
तो यहाँ पे छोटी सी भी गलती की वो नहीं हो सकती आपसे। तो यहाँ एक छोटी सी भी गलती आपसे बेयर नहीं हो सकती, मतलब एक छोटी सी भी गलती हुई ना तो आपका पूरा जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सो देयरफॉर इन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर मेथड को यूज़ किया है विद द हेल्प ऑफ वर्ड, आपके पास जी लैंग्वेज को यूज़ करके, और ये सिस्टम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है, हमने इसको पढ़ तो लिया कि फॉर्मल मेथड है क्या चीज़। वो क्या है, आपके पास जो है रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करके उसको क्या करती है, स्पेसिफाई करती है, रिफाइन करती है एंड वेरीफाई करती है। ठीक है, हमें पता चल गया, उसके गोल्स पता चल गए हैं, बेनिफिट्स क्या होंगे, उसने कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया गया। नाउ द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि व्हाई वी नीड फॉर्मल मेथड, फॉर्मल मेथड की आखिर ज़रूरत क्या है। सही। तो उसके लिए ये कुछ स्टेप्स हैं, उसको वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास प्रॉब्लम इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते वक्त। सबसे पहले क्या है हमारे पास, कि आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आई है। ठीक है। आपने उस रिक्वायरमेंट को क्या किया, स्पेसिफाई किया। स्पेसिफाई मीन्स कि आपने बेसिकली क्या काम क्या करना है। ठीक है, कौन सी रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम क्या करना है, क्योंकि आपने उसको एक स्पेसिफाई किया ना कि ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स है। उस रिक्वायरमेंट्स को आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, उस पर आप लोग काम स्टार्ट कर देते हो। मीन्स हाई लेवल डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया, उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, और उसी पे ही लो लेवल डिज़ाइन, और फिर उसको आप क्या करते हो, उस पर प्रोग्राम करते हो। मीन्स कोई भी लैंग्वेज यूज़ करके उसके लिए कोड करते हो। तो ये सब चीज़ें तो स्टेप्स हमें पता है, लेकिन हम किस तरह से इंश्योर होंगे कि आपके पास जो स्पेसिफिकेशन आई है ये इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के उसको क्या किया, स्पेसिफाई किया। तो आप किस तरह से इंश्योर होंगे कि जो आपने स्पेसिफाई किया है वो गलत नहीं है। हो सकता है जो रिक्वायरमेंट्स की टीम मेंबर्स थे उन्होंने सही रिक्वायरमेंट की, और आप लोगों की टीम जो स्पेसिफिकेशन की टीम थी उन्होंने गलत काम कर दिया, उन्होंने गलत स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट की हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरह से ये कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी कि किस तरह से हम इंश्योर होंगे कि आपकी जो ये सॉफ्टवेयर है ये जो आप सॉरी आपकी जो स्पेसिफिकेशन है इसमें कोई गलती नहीं है, ये प्रॉपर स्पेसिफिकेशन है। ठीक है। सेकंड ये है कि आपने किस तरह से उसको चेक करोगे। मीन्स जब आपने कोड कर दिया है तो कोड आप जब उसको वेरीफाई करोगे तो किसकी बेस पे करोगे, इस स्पेसिफिकेशन की बेस पे। तो वो किस तरह से आप इंश्योर होगे कि ये जो है हमने प्रॉपरली जो है वेरीफाई कर लिया है, हमारे पास जो कोड हमने किया था वो इसी स्पेसिफिकेशन के लिए बना हुआ था। वो किस तरह से आप चेक करोगे। ठीक है, एनालाइज किस तरह से करोगे, इस पे वेरिफिकेशन के स्टेप्स कैसे करोगे। तो इसमें आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास अराइज होना शुरू हो गई थी। तो इसके लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ मेथड्स यूज होते हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए उन्होंने टू मेथड्स डिफाइन किए, एक हमारे पास इनफॉर्मल मेथड था और एक हमारे पास आता है फॉर्मल मेथड। ठीक है। इन इन प्रॉब्लम्स के लिए पहला प्रॉब्लम तो यही कि आप किस तरह से इंश्योर हो कि ये स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रॉपर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप किस तरह से इंश्योर होंगे कि जो आपने वेरिफिकेशन की है प्रोग्राम्स को विद स्पेसिफिकेशन के साथ वो प्रॉपरली हुए, उसमें कोई एरर नहीं है। आप किस तरह से उसको टेस्ट करोगे। तो ये सब चीज़ें हमारे पास प्रॉब्लम आए थे, हम कर तो रहे थे लेकिन हम इंश्योर नहीं थे। तो इन प्रोसेस के लिए इन सोल्यूशन इनको हल करने के लिए इन्होंने दो सॉल्यूशंस दिए, एक इनफॉर्मल है एक फॉर्मल है। पहले इनफॉर्मल स्टडी करते हैं। इनफॉर्मल क्या है, अगेन थ्योरी फॉर्म में। ठीक है, आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या थी, थ्योरी फॉर्म में थी। ठीक है, और इनफॉर्मल मेथड भी आपके पास जो है वो थ्योरी फॉर्म में ही आपने उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक एटीएम आपके पास है जो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट अकाउंट सर्विस, डिफरेंट अकाउंट्स पे क्या क्या सर्विसेज है कि आप उस पर करंट अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो, आप उस पर सेविंग्स कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आप अपने डिफरेंट अकाउंट्स को चेंज कर सकते हो, पासवर्ड्स को। ऑपरेशंस क्या है कि आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो, विदड्रॉ कर सकते हो, शो बैलेंस। तो ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास क्या है, रिक्वायरमेंट। अब आपने इसको क्या किया है, स्पेसिफाई किया है। ठीक है, तो इनफॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है कि आपने क्या किया कि इस पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया, एक पॉइंट्स फॉर्म में कर दिया। देखिए इस तरह से सबसे पहले तो ऊपर लिखा कि आप काम किस पे कर रहे हो, एटीएम के ऊपर। ठीक है, एटीएम के ऊपर। फिर उस पे क्या किया, हमारे पास सर्विसेज क्या है, वो ये सर्विसेज है। ऑपरेशन
क्या है वो ये ऑपरेशन है। तो वो अब आपके लिए कौन सा पढ़ना आसान हो गया, ये वाला या ये वाला? ज़ाहिर बात है ये वाला, क्योंकि यहाँ पे आपको अब डिटेल में ना भी पढ़े तो आपको पता है कि अच्छा एटीएम के लिए हम बना रहे हैं, उसकी ये सर्विसेज हैं और ये ऑपरेशन है। यहाँ पे तो हमें एक एक लाइन पढ़नी पड़ रही थी कि अच्छा इसमें ये सर्विसेज है, इसमें ये ऑपरेशन है। तो यही हमारा फ़ायदा है कि आपने एक रिक्वायरमेंट उठाई और उस रिक्वायरमेंट को आपने इस तरह से स्पेसिफाई कर दिया। तो ये आपके पास क्या है, एक इनफॉर्मल मेथड है। लेकिन इसमें भी हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? अगेन आपके पास क्या आ रही थी? मिस इंटरप्रिटेशंस आ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ रही थी, कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रही थी, क्योंकि ये वही चीज़ थी कि वही आपने स्टेटमेंट उठाई और उसी स्टेटमेंट को आपने क्या कर दिया, पॉइंट्स फॉर्म में कर दिया। तो अगेन थ्योरी फॉर्म में आपके पास क्या हो सकता है, कुछ कन्फ्यूजन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई थ्योरी फॉर्म को प्रूव तो नहीं कर रहे ना किसी मेथड के थ्रू, आप तो सिर्फ और सिर्फ उसी थ्योरी को उठाया और उसी थ्योरी को आपने अपने पॉइंट्स में लिख दिया। तो यहाँ पे आपके पास ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। दूसरा हमारे पास क्या थी कि अगेन हमारे पास कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम आ रहा था, प्रॉपरली हमें कन्फ्यूजन्स हो रही थी किस तरह से हमारे पास कम्युनिकेशन होगी, किस तरह से हमारे पास इंस्पेक्शन हम करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग के लिए हम तो टूल्स यूज़ करते हैं, कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह से हम इन पे इन थ्योरी चीज़ों पे किस तरह से वो टूल्स को यूज़ करें, उन मेथड्स को यूज़ करें। ठीक है, तो हमारे पास वही बात हो गई, डिफ़िकल्ट टू एनालाइज हो गया था, डिफ़िकल्ट टू सपोर्ट हो गया था, एनालिसिस में प्रॉब्लम आ रही थी, और हम इस थ्योरी को किसी अगर टूल यूज़ करना चाहते थे तो वो टूल भी हमारे पास यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इसलिए हमारे पास जो बेस्ट सोल्यूशन आया, दैट इज़ फॉर्मल मेथड, कि फॉर्मल मेथड को आप यूज़ करो, मैथमेटिकल मॉडल को यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास थ्योरेटिकल है, आपने वही थ्योरी रिक्वायरमेंट उठाई और थ्योरी रिक्वायरमेंट में उसको क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मल मेथड डिफाइन किया। वो फॉर्मल मेथड क्या है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई सवाल हो तो वो नोट कर ले, फिर इंशाल्लाह हम ऑनलाइन सेशन करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फॉर्मल मेथड क्या है? फॉर्मल मेथड क्या है? हमारे पास एक मैथमेटिकल मॉडल है, एक मैथमेटिकल टूल है, जिसको हम क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिर और डिटेल में स्टडी करेंगे कि हम किस तरह से करते हैं, उसमें कौन कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको स्टेप बाय स्टेप, अभी भी इसको हम डिटेल में ही फॉर्मल मेथड को ही पढ़ेंगे, कोई टूल नहीं पढ़ेंगे। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे कि वो कौन कौन सा टूल है। अभी जस्ट थ्योरी फॉर्म पढ़े हैं। दूसरा ये कि फॉर्मल मेथड का याद रखें कि फॉर्मल मेथड जो है वो थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको डिस्क्रीट को याद हो मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या था, आपके पास कोई इंग्लिश फॉर्म में क्वेश्चन था और उसको आप ट्रुथ टेबल के थ्रू या किसी कम्युनिकेटिव लॉ के थ्रू या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू सॉल्व कर रहे थे। तो सेम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है कि आपके पास कोई, अब जैसे कि ये है, ये आपके पास एक सवाल मौजूद है, ये एटीएम वाला। ठीक है, अब इस एटीएम सवाल को क्या करना है, हमने ट्रुथ टेबल के थ्रू सॉल्व करना है या कोई मॉडल के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये टोटली आपके पास लॉजिकल सब्जेक्ट है, टोटली आपके पास एक वो सब्जेक्ट है, डिफरेंट मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है आपके पास। तो इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, क्योंकि इसमें थोड़ा भी लॉजिक आपका लॉजिकली आपको समझ नहीं आएगा ना, तो आपका सारा जो है जो मेथड है, जो मॉडल है, वो आप नहीं समझ सकोगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक का लेक्चर था। अगर कुछ लेक्चर में प्रॉब्लम हो तो आप नोट कर ले, फिर